ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। पिछले भाग में बिंबिसार के शासन और मगध की शुरुआत पर बात हुई थी, है ना? लेकिन आज बारी है उसके बेटे अजातशत्रु की। सच कहूं तो ये वो शासक था जिसने मगध की सीमाओं को सिर्फ बढ़ाया ही नहीं, बल्कि उसे प्राचीन भारत की एक अजेय महाशक्ति यानी एक सुपर पावर बना दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो एक बड़ा सवाल, उत्तर भारत में मगध को सबसे बड़ी ताकत आखिर बनाया किसने? इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही हैरान करने वाला भी, अजातशत्रु। सच में ये एक बेहद जटिल, रणनीतिक और महत्वाकांक्षी इंसान था। सत्ता पाने के लिए इसने जो तरीके अपनाए और जो नीतियां बनाई ना, वो आज भी समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प विषय हैं। आज के इस चर्चा में मुख्य रूप से इन 4 बातों पर फोकस किया जाएगा। पहला, एक बेहद क्रूर तरीके से सत्ता पाना। दूसरा, उसकी मास्टर स्ट्रैटेजी। तीसरा, सैन्य नवाचार यानी सेना में नए बदलाव। और चौथा, उसकी कूटनीति और विरासत। चलिए फटाफट पहले अध्याय से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सत्ता प्राप्ति। एक ऐसा सफर जो वाकई काफी क्रूर और चौंकाने वाला था। अब जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहद क्रूशल पॉइंट है। हर्यंक वंश के अजातशत्रु ने गद्दी कैसे हासिल की, इसका ऐतिहासिक सच बहुत कड़वा है। अपने ही पिता राजा बिंबिसार की हत्या करके। जी हाँ, ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैक्ट है जिसे जाने बिना अजातशत्रु की अंधी महत्वाकांक्षा को समझना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा विवादित उत्तराधिकार था जिसने उस समय की पूरी प्राचीन दुनिया में हलचल मचा दी थी। मतलब ये कोई आम बात नहीं थी। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़े साम्राज्य को खड़ा करने की योजना का पहला और बेहद निर्मम कदम। इस घटना से एक बात तो एकदम साफ हो गई थी कि ये नया राजा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार था। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मुख्य रणनीतिकार। राजनीति से थोड़ा हटकर अब उसके दिमाग और प्लानिंग पर नजर डालते हैं। इतिहास की स्टूडेंट्स ध्यान दें, यह सवाल अक्सर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में सामने आता है। पाटलिपुत्र की स्थापना आखिर किसने की थी? और सही जवाब है अजातशत्रु। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक नई राजधानी बनाने जैसा काम नहीं था, बल्कि यह प्राचीन भारत के सबसे मास्टर स्ट्रोक रणनीतिक फैसलों में से एक था। उसने नई राजधानी के लिए चुना गंगा और सोन नदी का संगम। मतलब क्या लोकेशन चुनी थी! प्राकृतिक जल मार्गों का इस तरह से फायदा उठाना सच में उसके तेज दिमाग को दिखाता है। एक ऐसी जगह जहां 2 बड़े नदियां मिल रही हों, वो अपने आप में एक नेचुरल किले का काम करती है और साथ ही व्यापार का एक बहुत बड़ा हब भी बन जाती है। इस खास लोकेशन के 3 सबसे बड़े और सीधे फायदे थे। पहला, आसान व्यापार। नदियों की वजह से नावों के जरिए सामान इधर उधर ले जाना बहुत ही आसान हो गया था। दूसरा फायदा, मजबूत सुरक्षा। ये नदियां एक तरह से प्राकृतिक खाई की तरह काम करती थीं, जिससे दुश्मनों के लिए अचानक हमला करना लगभग इम्पॉसिबल था। और तीसरा, बेहतर प्रशासन। एकदम सेंटर में होने की वजह से यहाँ बैठकर पूरे मगध साम्राज्य पर कंट्रोल रखना काफी आसान हो गया था। अब आते हैं भाग 3 पर, सैन्य नवाचार यानी युद्ध के मैदान में एकदम नई और एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल। देखिए, मगध के विस्तार की कोई भी कहानी लिच्छवी गणराज्य के साथ हुए इस भयंकर युद्ध के बिना बिल्कुल अधूरी है। और ये कोई छोटा मोटा टकराव नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये कई सालों तक चलने वाला एक ऐसा संघर्ष था जिसने सबकी परीक्षा ले ली। उत्तर भारत पर पूरा कंट्रोल करने के लिए ये अजातशत्रु और उसकी मगध सेना का सबसे बड़ा इम्तिहान था। लिच्छवी इतने ताकतवर थे कि उन्हें हराने के लिए कुछ बिल्कुल अलग हटकर सोचना जरूरी था। और यहीं पर एंट्री होती है एकदम नई मिलिट्री तकनीक की। लिच्छवियों को मात देने के लिए 2 बिल्कुल नए और सच कहूं तो बेहद खतरनाक हथियार बनाए गए। एक तरफ था रथ मुशल, बेसिकली घोड़े से चलने वाले ऐसे रथ जिनमें साइड में बड़े बड़े घातक ब्लेड लगे होते थे। ये जब मैदान में उतरते तो दुश्मनों की पंक्तियों को बुरी तरह चीर कर रख देते थे। और दूसरी तरफ था महाशिलाकंटक। ये एक ऐसी एडवांस्ड मशीन थी जो दूर से ही दुश्मनों पर भारी भरकम पत्थर फेंक सकती थी, बिल्कुल किसी आधुनिक कैटापुल्ट या तोप की तरह। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट नोट करने लायक है। लिच्छवियों के खिलाफ ये जो भारी जीत मिली ना, वो सिर्फ सैनिकों की भीड़ से नहीं मिली थी, बल्कि इन एडवांस्ड वॉर मशीनों ने जो तबाही मचाई, उससे दुश्मन पस्त हो गए।
सही मायने में इन मशीनों ने ही इस लंबे युद्ध का पासा पूरी तरह से मगध के पक्ष में पलट दिया था। एक असली गेम चेंजर। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 4 पर, कूटनीति और विरासत। चलिए देखते हैं कि युद्ध के मैदान से बाहर क्या हो रहा था। अजातशत्रु की कहानी सिर्फ हथियारों, खून खराबे और कूटनीति तक ही सीमित नहीं है। इतिहास का एक बहुत ही रोचक फैक्ट ये है कि अपने इतने आक्रामक रवैये के लिए जाना जाने वाला ये शासक दरअसल गौतम बुद्ध का समकालीन था। जी हाँ, वो बुद्ध के संपर्क में आया और बौद्ध धर्म से काफी गहराई से प्रभावित भी हुआ। ये अजातशत्रु के व्यक्तित्व का एक बिल्कुल अलग और शांत पहलू है जो वाकई काफी हैरान करता है। तो अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को एक साथ जोड़ें तो 4 बातें बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। पहला, सत्ता पाने का उसका क्रूर तरीका। दूसरा, एक बेहद रणनीतिक शहर पाटलिपुत्र को बसाना। तीसरा, शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य को हराना। और चौथा, युद्ध में पहली बार इतने आधुनिक और घातक हथियारों का इस्तेमाल। इन 4 चीजों ने मिलकर मगध को उत्तर भारत की एक निर्विवाद सुपर पावर बना दिया और आने वाले विशाल साम्राज्यों के लिए एक पक्की नींव तैयार कर दी। अजातशत्रु ने जो महाशक्ति खड़ी की उसका कोई तोड़ नहीं था। लेकिन इतिहास कभी एक जगह ठहरता नहीं है ना? एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। हर्यंक वंश के पतन के बाद जब शिशुनाग वंश गद्दी पर बैठेगा तो ये शक्तिशाली मगध किस नई दिशा में जाएगा? क्या यह साम्राज्य और भी बड़ा आकार लेगा या फिर कोई नई और विनाशकारी चुनौती सामने खड़ी होगी? खैर, ये एक ऐसा सस्पेंस है जिस पर अगले ऐतिहासिक विश्लेषण में गहराई से बात की जाएगी। तब तक के लिए इतिहास के इन पन्नों में अपनी दिलचस्पी ऐसे ही बनाए रखिए।